कैसे हम जो है ना कंप्यूटर में किसी मेमोरी को बताते हैं कि किस हिसाब से मेमोरी जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हुई। इसमें जो है ना ये पिरामिड बनता है, पिरामिड के जो टॉप पे है, ये बात आपने आपको अक्सर आपने पढ़ी होंगी, मोस्ट एक्सपेंसिव टॉप पे और सबसे फास्ट मेमोरीज होती है। जैसे सबसे पिरामिड कॉस्ट के आप टॉप एफिशिएंट। एफिशिएंट ज़्यादा फास्ट है तो एफिशिएंट तो है ही। हुँ। जिसकी कॉस्ट पर बिट जो है ना सबसे हाई होती है। जैसे-जैसे आप इस पिरामिड के नीचे मूव करते हो, तो 2 काम होते हैं। इसकी जो कैपेसिटी जो है ना वो कम होती है, लो कैपेसिटी ऊपर सबसे। जैसे-जैसे आप नीचे मूव करते हो ना, तो आपके मेमोरी की कैपेसिटी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होना शुरू हो गई और एक्सेस टाइम भी इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। एक्सेस टाइम क्या होता है? सर एक्सेस टाइम तो ये होता है कि जो उसको आपने रिक्वेस्ट भेजी उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स जो होता है। कितनी जल्दी कोई डेटा वो उस मेमोरी के अंदर ढूँढ सकता है। ढूँढ हाँ सकता है, जी। ठीक है। सर रिस्पांस टाइम लेकिन आना सर जी, सर ये एमसीक्यूज़ आता है कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी तो हमेशा कैशे मेमोरी आंसर लिखा होता है। ये क्या रजिस्टर होता है उसमें? रजिस्टर होता है? नहीं रजिस्टर नहीं होता। मैं बताता हूँ मतलब रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो, अगर रजिस्टर आपको जो है ना आपके कंप्यूटर में सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 बिट मेमोरी को स्टोर करने की जगह रखता है। 1 बिट सिर्फ़। और जो आप कैश पढ़ते हो ना, वो कैश और कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ रजिस्टर्स होती है। लेट्स से कि आपने 8 रजिस्टर्स को इकट्ठा कर दिया ना और उसमें आप एक टाइम में 8 बिट स्टोर करवा सकते हो। उसको आपने कैश का नाम दे दिया। अब इसके लेवल होते हैं L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश। तो मैं ये सबसे जो हाईएस्ट है लेट्स से L3 की बात कर रहा हूँ। कैश और कुछ भी नहीं होता, कलेक्शन ऑफ रजिस्टर्स होता है। तो अगर आप वहाँ पे कैश लिखो हो तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है क्योंकि कैश जो है वो एक्चुअली रजिस्टर से मिलके ही बनती है। कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं, जैसे एएक्स, बीएक्स वगैरह हम पढ़ते हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स, मेमोरी रजिस्टर वगैरह। उनकी बात नहीं हो रही, कुछ जनरल पर्पस होते हैं आपके लिए जिनको आप जनरल जनरल काम के लिए यूज़ कर सकते हो। उन रजिस्टर की बात हो रही है। रजिस्टर आपके पास ऐसी मेमोरी है जो किसी भी कैलकुलेशन का, किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन का इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। इससे क्या मुराद है? लेट्स से कि मैं ये काम कर रहा हूँ a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी। तो शुरू में जो है ना मुझे पता है कि ये चीज़ पहले रिज़ॉल्व होगी। अब इसका जो भी जवाब आएगा वो मैंने कहीं तो स्टोर करवाना है ना, तभी तो मैं उसको a के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो इस तरह के जो इंटरमीडिएट रिज़ल्ट होते हैं वो रजिस्टर के अंदर सेव होते हैं। ताकि आप आपको सीपीयू को ये रेडिली अवेलेबल हो, फ़ौरन से अवेलेबल हो। इसलिए क्योंकि इनका एक्सेस टाइम जो है ना बहुत कम है, स्पीड इनकी बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट मैचेबल टू सीपीयू है। अच्छा ये मैं अभी आपको कांसेप्ट एक बता देता हूँ कि हमने नीचे जाने से पहले कि रैम की ज़रूरत क्यों पेश है। तो देखो, रजिस्टर आपको पता चल गया कि एक ऐसी फास्ट मेमोरी है जो सिर्फ़ 1 बिट डाटा को स्टोर कर सकती है। अगर हम काफ़ी सारे रजिस्टर्स को मिला दें तो वो एक कैश मेमोरी बन जाती है। कैश मेमोरी हमें पता है किस लिए यूज़ होती है। अगर नहीं भी पता तो हम जब आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैश किस मकसद के लिए यूज़ होती है। अच्छा तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है मेन मेमोरी। कोई मुझे बता सकता है कि हम जो सीपीयू जो है, जब आपके पास हार्ड डिस्क ऑलरेडी अवेलेबल है, इतनी हाई कैपेसिटी वाली डिस्क मौजूद है, तो हमें इसको पहले रैम में क्यों लेके आना पड़ता है डिस्क को, सॉरी डाटा को और उसके बाद सीपीयू क्यों एग्जीक्यूशन इस पे स्टार्ट करता है? क्या वजह है? तो सीपीयू की ये जो प्रोसेसिंग रैंडम स्पीड है एक्सेस वो के लिए। बहुत ज़्यादा है और हार्ड डिस्क की उतनी स्पीड नहीं है डाटा ट्रांसफ़र करने की। तो इस वजह बिल्कुल। से हमें एक इंटरमीडिएट डिवाइस की ज़रूरत है, जो इसको जो मिसमैच हो रही है स्पीड उसको कंपनसेट करे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो एक्सेस सीपीयू की जो टाइम तो स्पीड सर एक्सेस टाइम की वजह से। बिल्कुल, जो सीपीयू की स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा है। आप पढ़ रहे होते हो 3 पॉइंट समथिंग गीगाहर्ट्ज़। देखो इतनी उसकी ज़्यादा स्पीड होती है। अब जो हार्ड डिस्क की स्पीड है ना, वो इससे तकरीबन 20 गुना कम होती है सीपीयू से। अब लेट्स से आपने कोई चीज़ हार्ड डिस्क लेके आनी है ना, तो पहले ये जाएगा, उसके बाद जो है उसका डाटा वापस आएगा, तब तक जो है ना सीपीयू वेला बैठा रहेगा। और आपके जो सिस्टम है उसमें सबसे कॉस्टली क्या चीज़ होती है? सीपीयू। सबसे महँगा आपके सिस्टम में क्या चीज़ होती है? सीपीयू सर सर। सीपी सीपीयू।
जो सबसे कॉस्टली आपके पास चीज़ है ना, सीपीयू है वो आपके पूरे सिस्टम में। बाकी चीज़ें तो बिल्कुल मार्जिनल सी प्राइस होती हैं। लेट्स से कि मेरे पास जो है ना i7 7 जनरेशन है, इसका सीपीयू 55-60,000 का है, सिर्फ एक चिप, और पूरा सिस्टम मैंने 80,000 का लिया था। यानी कि बाकी सारी चीज़ें मिलके 15,000 की बनती थी, और ये अकेला जो है ना 50 55-60,000 रुपए का बनता था। तो इतना कॉस्टली होता है, और इतनी कॉस्ट आपने एक चीज़ पे लगाई भी है, और उसके बावजूद उससे आप काम ना लो उसकी कैपेसिटी के मुताबिक, तो क्या फ़ायदा हुआ? तो आप सस्ते वाला ले लो फिर। तो ये जो स्पीड का मिसमैच थी कि यार इसको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था, इस मकसद के लिए जो है ना हमने कहा कि हम यार रजिस्टर में डेटा सेव करवाना शुरू कर देते हैं। अब रजिस्टर बहुत तेज़ था, उसकी स्पीड जो है ना ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू सीपीयू, लेकिन मसला ये था कि रजिस्टर कॉस्टली बहुत है। आपको अगर रजिस्टर की कैपेसिटी इसलिए हम स्लो रखते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा रजिस्टर लगा दें तो सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉस्टली बन जाएगा, आम यूज़र की पहुँच से दूर हो जाएगा। कैश भी क्योंकि सिस्टम से रजिस्टर से बनती है, तो आप कैश भी एक खास हद तक लगा सकते हो, उसके बाद उसको बढ़ाना शुरू करते हो, तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्स्पोनेंशियली ग्रो कर जाती है। तो फिर हमने बीच की राह निकाल ली कि यार हम ऐसी चीज़ निकालें जिसकी स्पीड जो है ना वो हार्ड डिस्क से ज़्यादा हो, और इन रजिस्टर से बेशक कम हो, लेकिन बीच में हो, ताकि हमारा काम जो है ना वो तेज़ी से हो सके। तो लेट्स से कि मैं इसकी एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि इसकी स्पीड जो है ना सीपीयू से तकरीबन 5 से 10 गुना कम है। एक अभी भी थोड़ी देर के लिए फ्री बैठेगा, लेकिन इसके मुकाबले में बहुत कम बैठता है। क्या कि जिसका माइक ऑन है ना, काइंडली माइक अपना म्यूट कर लें। तो इस मकसद के लिए हमने जो है ना बीच में एक फास्ट मेमोरी मुतारफ़ करवाई थी, जिसका नाम हमने रैम रखा था। अच्छा, रैम से नीचे हमारे पास डिस्क आ जाती है, जिसको आप हार्ड डिस्क वगैरह बोलते हो। और ये मैग्नेटिक टैप वगैरह ये भी, अच्छा डिस्क कैश है ये, सॉरी इसको छोड़े। अच्छा, डिस्क कैश जो है ना आप रैम को ले सकते हो। रैम को जो है ना आप हार्ड डिस्क की कैश बोल सकते हो। अच्छा, इसके बाद ये मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क वगैरह हैं। मैग्नेटिक डिस्क से मुराद ये आप हार्ड डिस्क ले लो, और ऑप्टिकल से जो सीडी, डीवीडी वगैरह ये चीज़ें। तो अब ये मैग्नेटिक टैप तो आजकल बहुत कम यूज़ होती हैं, आजकल तो यूज़ नहीं होती। तो ये मेमोरी हायरार्की है, इसमें जो सर मेन चीज़ डिस्क बताने की कैश थी। डिस्क कैश डिस्क देखो, कैश आप कह रहे रैम हैं रैम को ले लें, रैम को ले सकते हो, प्राइमरी मेमोरी को हार्ड डिस्क की कैश के तौर पे यूज़ कर सकते हो। तो कैश उसमें में जो है ऊपर ना है नहीं मेन मेमोरी में। बिल्कुल है, कैश का क्या काम होता है देखो, मैं चाह रहा था कि मैं आगे जाके चीज़ पढ़ाऊँ। रिसेंटली एक्सेस डेटा जो है ना, वो कैश में आता है, और कैश में जो हम L1, L2 कैश वगैरह को यूज़ करते हैं, उसमें डेटा आता है रैम से, और जो रैम है, उसमें डेटा आता है हार्ड डिस्क से। ऐसा ही है? ये सर ये यहाँ ऐसा पे नहीं है? इसका अलग से फिजिकल कंपोनेंट होगा कोई कंप्यूटर के अंदर? एक तो हार्ड डिस्क किसका? होगी, एक मेन मेमोरी होगी, किसकी बात कर रहे हो आप? डिस्क कैश की। नहीं, नहीं, आप इसको रैम के तौर पे लो। यही बात मैं बता रहा था अभी। मतलब देखो, अलग कैश से कोई फिजिकल भी है। कंपोनेंट नहीं होगा ये। ना, 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 ये अब नहीं होता। मैं यही बात बता रहा हूँ, देखो कैश कोई भी है ना, उसमें रिसेंटली एक्सेस डाटा होता है। जो आपकी ओरिजिनल कैश है, जिसको आप L1, L2, L3 बोल रहे हैं, उसमें वो कैश डाटा होगा जो रैम से आपने रिसेंटली एक्सेस किया है। और रैम में आपका वो डाटा होता है जो आपने हार्ड डिस्क से रिसेंटली एक्सेस किया है। तो इस तरह से जो है ना आप रैम को एज़ अ डिस्क कैश कंसीडर कर सकते हो, कि डिस्क से हार्ड डिस्क जो आपने रिसेंटली डाटा एक्सेस किया है, वो रैम के अंदर पड़ा होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा उसी कैश को देखो जो L1 या L2 कैश है, जिसमें रैम से डाटा आया है। हार्ड डिस्क से भी तो डाटा रैम में आ रहा है ना।